दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे जो एनएफएल की पेपर हुई थी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, तो उसके आंसर की आ गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो पेपर हो रखा था आपका अलग अलग डेट्स पे हुए थे, तो एक सेट मिला है जो फिटर की है, ठीक है। तो उसके बारे में सारे हम जितने नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन है सारे कवर करेंगे। तो उस पर हम देखेंगे कैसे जो सॉल्व था उसका क्वेश्चन पेपर का हम पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपने ये तो एग्ज़ाम दे रखा होगा तो इसकी आइडिया लग गई होगी। बाकी ये आगे चलते हैं हम। तो ये इंग्लिश का पोर्शन था, ठीक है। इसमें करेक्ट अंडरलाइन जो किया हुआ है इसका अपोजिट वर्ड पूछा है, ठीक है। तो आपका लर्न जो हो गया उसका अपोजिट वर्ड जो है वो इग्नोरेंट होता है, सीखने को, मतलब उसको किस चीज़ को, एक होता है सीखने का, वो उसको उल्टा कर दो, इग्नोर हो गया, ठीक है। सेकंड का जो है चूज़ द ऑप्शन टू फिल करेक्ट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। ये जो खाली स्थान है इसमें, तो आर्टिकल जो होते हैं ए एन दी, ये तीन चीज़ें हैं, तीनों का यहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे आपका क्या क्या होगा, बस इतना रहता, ठीक है। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो बी है, ए दी एन, ठीक है। ए एन द और ए एन ओल्ड, मतलब एक बूढ़ा, इंजर्ड मैन वेंट टू द पुलिस स्टेशन, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो घायल था वो चला गया पुलिस स्टेशन में और फाइल किया एक रिपोर्ट अबाउट हिज एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताया। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे इस पे भी फिल इन द ब्लैंक्स था। फॉर सम रीज़न आई स्पेस चेंज इन अर एटीट्यूड, तो इस पे हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। परसीव्ड हो जाएगा, आई परसीव द चेंज हर एटीट्यूड, मैं चाहता हूँ कि उसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज हो। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इस पे भी है, ठीक है। फिल द ब्लैंक विद द करंट ईडम, सो ईडम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बारे में पूछ रखा था। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, सो आई एम होपिंग टू, तो इसका जो आंसर है वो ये है, हिट द ग्राउंड रनिंग। 5 नंबर क्वेश्चन था, इसमें करेक्ट ऑप्शन टू गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है, काउंटिस हो जाएगा। 7 नंबर में क्या था, इस पर फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दैट हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। द कंपनीज दैट आर अंडर द स्कैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल हैव प्रूव देयर इन कन्वे इनोसेंस, ठीक है। तो प्रूव करेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके हिसाब से कह रहा है कि वो इनोसेंस पर्सन था, दैट पर्सन, ये कंपनी के अंडर जो स्कैनर या इन्वेस्टिगेशन का था उस पर, तो ये दैट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ट्रांसलेशन करना आएगा, उसके बाद ही आप जाके भर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन का है, सेनोनिम पूछ रखा था। पेस्टर का जो है सेनोनिम क्या होता है वो पूछा हुआ था, तो ट्रबल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स इस पे भी है, ठीक है। इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क पूछ रहा है, पंक्चुएशन मार्क इस पे से, तो क्या है जो पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, डैश होता है, वैसे पूछ रखा था, ठीक है। तो इसका आपका जो हैशटैग होता है वो एक्सक्लेमेटरी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है, डैश होता है। डैश जैसे ये डैश हो गया, क्वेश्चन मार्क ये हो गया, फुल पॉइंट जो हो गया ये हो गया, ये फुल ऐसे फुल होता है, एक हिंदी में होता है। बाकी डॉट जैसे होता है वो फुल मार्क हो, पंक्चुएशन मार्क होता है। 9 नंबर में था, फिल इन द ब्लैंक्स का था। ड्यूरिंग द वॉर आवर सोल्जर विल द एनिमी एंड सिक्योर्ड आवर लैंड, तो इसका डी आंसर है, एनिहिलेट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन था, इस पे प्रीफिक्स था, ठीक है। प्रीफिक्स था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का जो प्रीफिक्स होता है वो आपका डिसइंटरेस्ट होता है। अब 11 नंबर से आपका जो है ये क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज का। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो आपका डूरंड होता है। मैकमोहन होता है चाइना के साथ में, रेड क्लिफ जो होता है वो आपका पाकिस्तान के साथ है, और सर क्रीक जो है ये गुजरात में है। जो गुजरात के उस कुछ एरिया जो है जो पाकिस्तान के साथ लगता है वहाँ पे सर क्रीक है। तो अफगानिस्तान के बारे में पूछा था तो डूरंड हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो लुम्बिनी में उनका जन्म स्थान हुआ था। बोध गया में जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उन्होंने
पहला जो है उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन में गेहूँ की खेती एक विधि है जिसमें बीज जो है बिखेर दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ बीज बिखेर दिए जाते हैं तो कौन सी है, तो वो आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, प्रसारण विधि जो होता है वो गेहूँ की खेती की एक विधि है। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, टाइमलाइन लक्ष्मण में, तो इसमें हो जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में RK लक्ष्मण के कार्टून। 15 नंबर में देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितने भाषाओं में दी जाती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में उत्कृष्ट योग्यता वाले लेखकों को मान्यता देता है, तो वो आपका 24 होता है। 16 नंबर में निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसमें खिलजी वंश का अलाउद्दीन नहीं, बाकी किसी के नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का, बाकी दोनों तो इसे ये नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का ही था, इसके बाद का था कुतुबुद्दीन ऐबक का था। बारहसिंगा को निम्न और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका बाकी देख लो, लायन से रेलिवेंट तो होने नहीं है, स्वेप्ट डियर है। पंजाब में जो सिंधु घाटी का एक स्थल है उसके बारे में पूछ रखा है, तो पंजाब में जो है वो सिंधु घाटी का स्थल वो रोपड़ है। आपका लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, और सुतकागेंडर जो है वो पाकिस्तान में है, और कोट दीजी जो है ये आपका सिंधु प्रांत में पड़ता है। प्रोजेक्ट टाइगर 19 नंबर में, प्रोजेक्ट टाइगर का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 73 में हुआ था, 1973 में। भारत में पूछ रखा है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो वो होता है पद्म विभूषण। पहला जो होता है पद्म भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा जो होता है पद्म श्री होता है। इसमें एक मैथ का क्वेश्चन है, पुरानी कार को 1,20,000 में ख़रीदता है, उसको मरम्मत 30 लाख, तो टोटल जो हो जाएगा 1,50,000 का उसका खर्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो 1,80,000 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, 30,000 का है ना, 30,000 का प्रॉफिट है, तो आप सीधा निकाल सकते हो 5% 5% का 5 मतलब 20% का प्रॉफिट है, 1/5, ठीक है। इसको निकालने की सीधा विधि हम जैसे करते हैं हम, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमारा टोटल आंसर से यदि निकालें, टोटल 1,50,000 हमने कर दिया, 1,50,000, और टोटल उसका 1,80,000, तो उसका प्रॉफिट जो हुआ 30,000 का हुआ, ठीक है, 30,000 का हुआ, 30,000 का प्रॉफिट होता है, तो ये तकरीबन 20% हो जाएगा। आप इसको करोगे 1,80,000 माइनस उसको 1,50,000 करोगे, 30,000 की प्रॉफिट, तो ये 20% हो जाएगा। बेसिक पे करोगे, इस पे करोगे, इस पे निकालोगे, इसका 20% निकाल दो, क्योंकि आंसर दे रखे हैं ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, 5% में 30% होना जाना नहीं है, तो 1/5 हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो 30,000 आ जाएगा, और यही 30,000 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। आंसर जो है 20% हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, सुरेश प्रवीण अभिषेक की आयु इसकी दे रखी है एज की, ठीक है, 4 का है, 7 का है, रेशियो दे रखा है 4, 7 और 8 का, ठीक है। प्रवीण और अभिषेक के बीच, मतलब ये प्रवीण है और ये अभिषेक है, इसके बीच का डिफरेंस जो है 12 वर्ष का है, मतलब दोनों के गैप में 1 है और 12 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब 12 टाइम मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसके बीच का सुरेश और प्रवीण की आयु के बीच के अंतर पूछ रहा है, सुरेश और प्रवीण के बीच में, इनके बीच का 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 × 12 36 ईयर हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका 36 ईयर 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये कौन सा अक्षर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क पे पूछा है, तो बी के बाद यहाँ पे 1 का गैप है, CDEFG 2 का है, फिर इसमें 3 का है, HIJK, फिर इसमें 4 का होगा, फिर अगले में 5 का होगा, ठीक है। तो पी के बाद QRSTUV हो जाएगा आंसर, तो आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर में 2 संख्याएं दी हुई है जिसका अनुपात है 2:1 का, ठीक है, 2:1 का है, फिर उसमें 2 घटा दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, फिर 1:2 होता है, तो टोटल नंबर का ए पूछ रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बाई 3x माइनस इस पर 2, इस पर भी -2, और ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, मतलब x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जब हम बैठाएंगे सॉरी ये थोड़ा सा स्टेक हो गया लग रहा है, एक में प्लस है ना, हमने माइनस कर दिया, ये प्लस है, तो ये आपका, एक मिनट, ये जोड़ा है एक में घटाया है, तो ये 2x माइनस 2 बाई 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, मतलब एक का आएगा 12 और एक का आएगा 18। तो टोटल पूछा है संख्याओं का योग, मतलब 30 हो जाएगा। आंसर जो है 30 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, ठीक है। तो इधर से हम आते हैं, इसमें 2 का माइनस किया है, इसमें 3 का, इसमें 4 का और इसमें 5 का होना चाहिए। तो 5 का नहीं है, ये 6 का है, तो 10 आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। एक दुकानदार 50 रुपये की नोटबुक बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है। तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ माइनस जो आपका जैसे लाभ का प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं दे रखा है, सीधा रुपया में दे रखा है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए करना क्या है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा माइनस प्रॉफिट को माइनस कर दो, ये आ जाएगा CP। 50 माइनस 10 40 रुपीज़ आ जाएगा। तो 40 आपका डी में है। 27 नंबर में है, इसका कोड ये लिख रखा है, उसी कोड में इसका कोड क्या होगा। तो इस पर आप देखोगे, एक में ऐड किया है, एक में माइनस किया, फिर एक में ऐड किया, फिर एक में माइनस किया। इसी तरह से हम पहले 7 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 दो ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, फिर उसको हम माइनस करेंगे 4, तो इसमें है। आपका C आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशियो दे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई है 7 से, तो ये भी 4 टाइम मल्टीप्लाई यानी 10 हो जाएगा। 28 का C आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये गलत पूछ रखा है, गलत संयोजन जो है वो क्या है। तो 3 6 3 दूनी 6, 6 तिया 18, चौका 72, 72 5 बार में 700 350 नहीं आता है, ठीक है। 4 5 बार में क्या आता है, 360 आता है, ठीक है। तो ये 350 हो जाएगा, वो रॉन्ग है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस पे ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़ते हैं इसको। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रंजन और राखी की आयु क्रमशः 15 17 दे रखा है, ठीक है। 6 वर्ष बाद, मतलब 15 और 1 का 17 है, ठीक है। 6 साल बाद 9 और 10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद रंजन की आयु क्या होगी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इनको, तो ये हमारा आ जाएगा, अभी कितना आ जाएगा, 150x प्लस 60 हो जाएगा। एक मिनट, ये मैं पूरा लिख देता हूँ। 15x प्लस 6 बाय 17x प्लस 6 और 9 10। तो ये आ जाएगा 150 प्लस 60x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 153x प्लस 54। तो ये आ जाएगा 3x, ये 60 है ना, बराबर 60। तो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, मतलब 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद।
मतलब 15 इंटू 2 हो जाएगा आपका 30 प्लस 6 36 यार, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 3 छात्रों का वजन दे रखा है और इनका औसत पूछा है। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे इनको टोटल जब ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने में कितना आता है 66 और इधर 40 100 107 हो गया और 6 13 163 हो जाएगा। ठीक है, 163 में जब हम 163 को हम करेंगे 3 से डिवाइड तो अच्छा ये गलत तो नहीं हो गया ऐड करने में। 40 50 99 प्लस 66 165 आ जाएगा। ठीक है, 165/3 करेंगे तो 5 मतलब 55 आ जाएगा इसका एवरेज। सी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इस पे पूछ रखा है, अगला जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उस पर क्या होगा। ठीक है, एल के बाद है क्या है MN, ये लास्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, इस लास्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, मतलब ये 2 वर्ड का देखना है। LMNOP यहाँ से यहाँ तक NOP, इसी तरह से यहाँ पे हम यदि जाएंगे R तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद S के बाद जैसे PQRS 2 का डिफरेंस है ना, इस तरह से यहाँ से 2 का S के बाद R है, इसके बाद S के बाद T होता है U, उसके बाद V किस में R के बाद V, तो ये आपका D आंसर हो जाएगा 33 का। अब आते हैं 34 पे। तो 34 पे ट्रक को लिख रखा है ऐसे 4279H, ब्रेक को लिख रखा है, तो उसमें ट्रैक लिखना है। ट्रैक का क्या हो जाएगा, तो ट्रैक का क्या है 4 है, T का R का 2 है, A का जो है आपका 8 है, 4 to 8 किस में है, इसमें है B में है, तो B आंसर हो जाएगा 34 का। 35 का देखते हैं हम इसमें। तो 35 का क्या दे रखा है, इसमें एवरेज पूछा है। ठीक है, तो 35 का जो एवरेज हो जाएगा इस पर हम सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 325 आ जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 65 सी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का है, इसमें पूछ रखा है, अगला क्वेश्चन मार्क दे रखा है क्या होगा। तो ऐसे हम बैठाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये मंथ कोड है। ठीक है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त हो जाएगा, अगला सी हो जाएगा आंसर। 37 का देखते हैं हम। तो इसमें मिसिंग नंबर पूछा है क्वेश्चन मार्क में, वहाँ पे क्या होगा मिसिंग नंबर में। 2 के बाद 12 है, फिर 36 है, फिर 80 है, फिर 150 है, अगला क्या होगा। तो इसको कर सकते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 8 प्लस 4 12 है ना। और 36 का देखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 9 और 27 36, मतलब ऐसे काम कर रहा है। 150 को टेस्ट करते हैं, 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और क्यूब 125, 150 हो जा रहा है। मतलब 6 का करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, 36 प्लस 216, टोटल हो जाएगा 252। 36 और 16 48 52, 252 हो जाएगा आंसर इसका, 252। ठीक है, इसमें विषम शून्य कह रहा है कुत्ता, लोमड़ी, हाथी, मकड़ी। तो ये चारों देखोगे 4 पैर वाले हैं या फिर स्तनधारी हैं, तो मकड़ी इसका आंसर हो जाएगा। ओड वन आउट करना है तो मकड़ी सी आंसर हो जाएगा। 39 का देखते हैं, इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने अंक जो हैं स्थिति में समान रहेगी। तो 1 1 2 3 4, एक ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, 5 नंबर हो गया, 6 नहीं है,
7 भी है, 8 9 है, ठीक है। तो टोटल 4 हैं आंसर। 4 ऑप्शन में ही नहीं है। 5 तो हो नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। तो आप इसको क्लेम कर सकते हो यदि आप, नहीं तो आपको 3 आंसर है। यदि ये नहीं करा होगा तब भी आपको हो सकता है इसका नंबर मिल जाए, ठीक है। ऐसे 4 हैं इसके, आंसर में नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस को निकालना है। डब्ल्यू है, फिर टी है, फिर क्यू है, फिर एन है। तो ये उल्टा जा रहा है 2 2 का, ठीक है। जैसे टी है, यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, इसको हम क्यू को देखते हैं आर एस टी, 2 का ही है। एन के बाद ओ पी क्यू, तो हो जाएगा के, हो जाएगा के एल एम एन, के हो जाएगा इसका आंसर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें भिन्न चुनने को कह रहा है, विषम चुनने को कह रहा है। तो फादर, मदर, फ्रेंड और ब्रदर, फ्रेंड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सारे बाकी ब्लड से रिलेटेड हैं। तो ये आपका फ्रेंड हो जाएगा, जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। 42 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सीक्वेंस ऑर्डर करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑर्डर करने के लिए हम सबसे पहले क्या, कहाँ जाएंगे, हम उसके बारे में देखेंगे। तो डेस्टिनेशन सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। डेस्टिने सबसे लास्ट में हो जाएगा ये ट्रैवल। तो 1 नंबर किस में है, इसमें है। तो इसमें डेस्टिनेशन सबसे पहले हो जाएगा, डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अवेलेबल सीट चेक करेंगे, फिर रिजर्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रैवल करेंगे। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों का इसमें करना है, तो लॉजिकल मैनर में यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा माय ब्रदर इज़ गुड पेंटर, किसमें है, डी नंबर पे है। 44 नंबर का देखते हैं। 20 मार्च को 1991 को बुधवार पड़ता है। तो 20 मार्च 1900, 1 साल के बाद क्या होगा। तो जैसे 1 महीने या 12 महीने में क्या होता है, 1 दिन का ऐड हो जाता है, ठीक है। 1 महीने में 1 दिन का ऐड करके हम करते हैं जिस दिन सा है, ठीक है, क्योंकि उसमें महीने चेंज होते हैं ना। तो इसमें और 1 साल जा रहा है, तो 1+1 करते हैं, 2 का करते हैं। तो बुधवार से शुक्रवार हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से है। तो विक्रम का पूछ रखा है, मानव से क्या रिलेशन है, ठीक है। दिया जो है विक्रम की बेटी है, विक्रम हो जाएगा, ये दिया हो जाएगी, ठीक है। मानव जो है रेशमा की बेटी है, ठीक है। विक्रम रेशमा का पति है। तो मानव विक्रम का क्या है, तो ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा 45 का। 46 का देखते हैं। इसमें सीक्वेंस दिया हो गया, गलत अक्षर का पूछ रहा है। गलत अक्षर क्या है, तो 1 1 का डिफरेंस है। बी के बाद सी है, सी के बाद डी के बाद ई है, एफ के बाद जी, एफ जी, ठीक है, एच आई। तो ये आपका जे जो है वो रॉन्ग है, डी आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो 24 के गुणनखंडों का औसत निकालना है। तो 24 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 होता है, ठीक है। एवरेज निकालना है इसका। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, जब सब आप सबको ऐड करोगे, 2 मतलब तो होना चाहिए, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो कितना होता है, 36 और 8 44 और 6 50, 4 54, 3 57 और 2 59 1 60, 60/7, 60 होगा क्या, 36 और 6 42 8 50, कौन से बोला, 24 के गुणनखंडों का औसत। चौबीस, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 3 3 6 4 10, 16 और 8, 16 और 8 आपका 24 हो गया, और 12 36 और 24 60 हो जाएगा। 60 को जब हम करेंगे 8 से तो 7.5 आ जाएगा आंसर। 48 में देखते हैं। बाल दिवस पूछ रखा है, कैलेंडर में घुमा के क्वेश्चन पूछा है, सीधा बाल दिवस है। 14 नवंबर का होता है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, और ये
ग्रेगोरियन कैलेंडर में नया साल का होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में फिर रीजनिंग किया है। क्वेश्चन, बिंदु का भाई अमित जो है, अमित और बिंदु जो है वो भाई बहन है, ठीक है। सॉरी, बिंदु चेतन की बहन है, चेतन सीमा का पिता है, सीमा है उसका पिता है। तो सीमा अमित से किस प्रकार से रिलेटेड है यहाँ पे, तो ये भतीजी हो जाएगी। 50 का है, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे ही जोड़ो, 6 5 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 11, 3 14, 3 17 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत है, 6 5 11, 3 14, 2 16 और 1 17 डिवाइडेड बाय 6, 17 डिवाइडेड बाय 6, तो 2.5। गलत तो नहीं हो रहा है? टू 2.5 आ रहा है। इसका आपका जो हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का औसत, 6 5 11, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, 21 बट्टा जोड़ने में गलत हो रहा था 6, तो 3 से जो 3.5 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ये पार्ट 2 का आंसर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो 52 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो ये आपका ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो खराद मशीन होती है उसका कौन सा घटक संपूर्ण मशीन के लिए प्राथमिक समर्थन और संरक्षण प्रदान करता है और मशीन में सटीकता सुनिश्चित करता है, तो वो आपका बेड होता है, ठीक है। कैरिज क्या होता है, कैरिज पे उस पर टेल स्टॉक होता है जो दूसरे साइड से जो आपको जैसे ड्रिल करने के लिए या टेपट उसका रीमिंग करने के लिए उस पर करी जाती है, या फिर जो आपको सहारा देने के लिए हेड स्टॉक जहाँ पे स्पिंडल होता है, ठीक है। कैरिज जो होता है जिस पे वो सारे मोटर्ड होते हैं, एप्रॉन का वहाँ पे पार्ट होता है। आगे देखते हैं हम, इसमें दे रखा है वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग करके किसी वस्तु को मापते समय स्लिप पर रीडिंग 7.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थिम्बल डिवीज़न जो है आपका 13 डिवीज़न है, तो ये आपका हो जाएगा 13 डिवीज़न मतलब 13 है ना, 0.13 वर्नियर माइक्रोमीटर में, तो 0.13 ये हो जाएगा। सॉरी, वर्नियर डिवीज़न नहीं है ना, थिम्बल डिवीज़न है। 7.5 और 0.13, तो ये 7.63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो ड्रिल बिट को ग्राइंड करते समय इष्टतम प्रदर्शन के लिए सही ज्यामिति बनाए रखना आवश्यक है। मानक ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंड करते समय किन मुख्य बातों पर विचार करना चाहिए और वे ड्रिलिंग प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चीज़ों पे जो ध्यान रखा जाता है, तो वो पूछ रहा है कि कैसे, मतलब किन बातों पे विचार करना चाहिए ड्रिलिंग जो प्रभावित करते हैं। तो वो आपका ये हो जाएगा, लीप क्लियरेंस हो जाएगा, पॉइंट एंगल हो जाएगा, अफेक्टिंग एफिशिएंसी और चिप इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो डी आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में धातु कर्म में पुडलिंग प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो पुडलिंग प्रक्रिया में प्राथमिक उद्देश्य पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अशुद्धियों को हटाकर कच्चे लोहे को परिष्कृत करना। आपको पुडलिंग फर्नेस में क्या होता है, रॉट आयरन के लिए यूज़ करी जाती है पुडलिंग फर्नेस। 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किसी वेल्डिंग कार्य को शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, सावधानियां लेनी चाहिए। तो क्या है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की जानी चाहिए, ठीक है। तो वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इग्नोर सेफ्टी प्रोटोकॉल, यूज एनी अवेलेबल वेल्डिंग रोड,
तो ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। उपकरणों का निरीक्षण करें और ज्वलनशील पदार्थ जो है उसको वहाँ से हटा दें, क्योंकि वेल्डिंग में क्या करते हैं तो हम स्पार्किंग हो जनरेट होती है, उससे क्या होता है आग लग सकता है, इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों को फ्लेमेबल जो होते हैं मटेरियल उसको हटाना होता है। 56 नंबर में क्वेश्चन में है रिवेट की कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं जो उन्हें अस्थायी यांत्रिक फास्टनरों के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाती है, और ये विशेषताएं जोड़ की मजबूती को कैसे बढ़ाती है। तो क्या होता है उसमें रिवेट में सिलेंड्रिकल शाफ्ट और एक्सपेंडिंग हेड, ठीक है, विच इनहांस जॉइंट स्ट्रेंथ। तो रिवेट्स में क्या होता है बेलनाकार शाफ्ट को और फैला वाला सिर होता है जो जोड़ को मजबूती को बढ़ाता है, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम एल्यूमिनियम एज को कठोर होने योग्य मिश्र धातुएं हैं जिन्हें इंटरनेशनल अलॉय जो IADS सिस्टम है 2000 द्वारा निम्नलिखित में नामित किया गया है, इसमें से लोकप्रिय रूप से जानी जाती है, तो वो आपका डूरालुमिन होता है। 58 नंबर का है बीम और गार्ड जैसे संरचनात्मक घटकों को बनाने के लिए किस प्रकार का सादा कार्बन स्टील सबसे उपयुक्त है। तो उसके लिए लो कार्बन स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील कटिंग टूल बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 59 नंबर पे किसी डिजाइनर को निर्माता के कैटलॉग से किसी अनुप्रयोग हेतु बेल्ट का चयन करने के लिए बेल्ट के बारे में निम्नलिखित कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो जानकारी पूछ रहा है बेल्ट के लिए, बेल्ट का जब चयन करते हो कैटलॉग में तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा बेल्ट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आपका वो जो ऑप्शन दे रखा है प्रेषित की जाने वाली शक्ति, इनपुट और आउटपुट, स्पीड, घेरने के बीच केंद्र की दूरी, भार का प्रकार। तो ये आपका डी हो जाएगा चौथे नंबर 59 का चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। भार का जो टाइप है ना वो डिपेंड करता है। सॉरी इसमें ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो ये सारे हो जाएंगे पावर टू बी ट्रांसमिटेड, द इनपुट एंड आउटपुट स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है, मैं इसको लाइटली लिया। सभी जो हैं सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं प्लास्टिक रैपर और गैर बायोडिग्रेडेबल जैव न्यूनीकरण कचरे के निपटान के लिए किस रंग का कूड़ेदान। तो प्लास्टिक रैपर और गैर बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक के लिए क्या होता है पीला होता है, येलो डस्टबिन हो जाएगा। उसके लिए रेड के लिए मेटल के लिए होता है, और ग्रीन जो होता है ग्लास के लिए होता है, और जो काला इस पे दिया हुआ नहीं है, नीला के लिए दिया हुआ है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल उस पर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 4 जबड़े वाले चक की तुलना में 3 जबड़े वाले चक का उपयोग का मुख्य लाभ क्या है। तो ये क्या करता है क्विक एंड ईजियर पकड़ता है, जो आपको सेट करने में आसानी होती है, तो बी आंसर हो जाएगा। यांत्रिक लाभ के संदर्भ में 62 नंबर क्वेश्चन है यांत्रिक लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक वाशर किसी प्रणाली में यांत्रिक लाभ में किस प्रकार योगदान करता है। तो वाशर के बारे में पूछ रखा है क्या है सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो क्या करता है तो लोड को जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिड्यूस करता है प्रेशर को। तो 62 का जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम दो धातु प्लेटों को एक साथ सुरक्षित रूप से रिवेट करने की मानक प्रक्रिया क्या है और इस प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक उपकरण का कार्य क्या है। तो धातु के जो दो प्लेट को जोड़ते हैं उसमें सुरक्षित रूप से रिवेट करने की जो मानक प्रक्रिया है उसके बारे में पूछा है। इस प्रक्रिया में जो उपकरण शामिल करते हैं प्रत्येक उपकरण का कार्य अलग अलग उपकरण होता है, उसके क्या काम है उसके बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से ये आपका डी आंसर हो जाएगा अलाइन होल इन प्लेट। तो होल करना प्लेट में जो होता है छेद को संरेखित करें, उसके बाद रिवेट डालना है, फिर इसको सेट करके डॉली होता है सपोर्टिंग टूल होता है, और स्नैप का उपयोग करें और कीलक जोड़ निरीक्षण करें, फिर इंस्पेक्ट करें और रिवेट जॉइंट को करना है।
64 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक गियर सिस्टम का वेग जो है 4:1 है। यदि इनपुट चाल 120 आरपीएम है तो आउटपुट चाल क्या होगा? ठीक है, 4:1 है तो 30 हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे देखो गियर सिस्टम का वेग अनुपात इतना है और इनपुट हो जाएगा तो आउटपुट पूछ रखा है, तो इनपुट बाय आउटपुट है, तो इनपुट जो हो जाएगा 120 है। ठीक है, 4:1 है, 30 टाइम मल्टीप्लाई है ये, तो ये एक टाइम का 30 आ जाएगा। 64 का जो है 30 ये आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फॉर्मूला पूछ रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या है, mkg/मीटर के बेल्ट ड्राइव को शक्ति संचारित करने के लिए P प्रारंभिक तनाव हो जाएगा। ठीक है, दिया जाता है, तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए V इज इक्वल्स टू जो होता है √P/3m, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो V जो हो जाएगा, जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी होता है, P जो होता है पावर होता है, और M जो हो जाएगा इसका वो जो कितने लेंथ के लिए है उसका हो जाएगा। ठीक है, कितना kg/मीटर का लग रहा है वो हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सा उत्थापन उठाने के लिए उपकरण सामान्यतः भारी सामान उठाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें ड्रम के चारों ओर एक चेन या रस्सी तो चेन या रस्सी लपेटी होती है। भारी भारी बोल रहा है ना, भारी सामान उठाने के लिए तो सारे यूज करे जाते हैं, तो उस पे से पूछ रहा है जिस पे ड्रम के चारों ओर एक चेन या रस्सी लपेटी होती है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा होस्ट जो होता है, होस्ट में वैसा होता है। ठीक है, बाकी क्रेन जो होता है, क्रेन में उस पर सीलिंग होती है, फोर्कलिफ्ट में इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का 2 निकले होते हैं, उससे करके कराया जाता है। पुल्ली जनरली हो गया ये। ठीक है, ये ऐसे पुल्ली हो जाएगा जो बीच में यहाँ पे रस्सी लगेगी इसकी। 67 का है, ट्रेमल रोड के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ट्रेमल हो गया, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये आपकी लकड़ी की होती है। सॉरी, ट्रेमल रोड के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये आपका लोहे का होता है, ये मेटल हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 67 का। 68 का देखते हैं, एक बेलनाकार टैंक की जो ऊंचाई है 3 मीटर है, आधार की त्रिज्या जो है 1.5 मीटर है, कि टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? तो बेलनाकार जो है इसका 3 मीटर हाइट है और आधार की जो त्रिज्या है 1.5 मीटर है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा है 2πRh होता है। ठीक है, इस पर बैठाओगे 2πRh पे बैठाओगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, जैसे 2 × 22/7 × R हो जाएगा 1.5, H हो जाएगा 3। तो इसको यदि हम काटते हैं तो ये तकरीबन पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसको 10 कर देते हैं, 11, 5, 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 मीटर। टैंक की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या, सॉरी 2πR + H होता है। ठीक है, 2 × 2/7 × 1.5, और इधर हो जाएगा 4.5 है ना, 4.5 × 4.5, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब इसको काटते हैं हम 3 टाइम हो जाएगा ये 10, 10, 9,
2 11 11 3 2, तो फाइनल आएगा इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है। 69 में है, कौन सी धातु अपनी उत्कृष्ट मशीनियता के लिए जानी जाती है और इसका उपयोग सामान्यतः गेज उत्पादन में किया जाता है। तो इसका स्टील का यूज करा जाता है गेज के निर्माण में। उत्कृष्ट मशीनियता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो स्टील होती है। 69 का आपका जो है ए हो जाएगा। 70 के लिए है सीट मेटल की दे रखा है, जैसे अलग अलग हैं, ये सारे हैं। तो सीट मेटल के काम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टैक्स, ये सारे स्टैक्स हैं में ब्लो हॉर्न स्टैक विशेष रूप से बहुमुखी है। इसका डिजाइन फीचर क्या है और ये किन विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टेपर हॉर्न फॉर फॉर्मिंग रिवेटिंग के लिए नहीं है। तो बी हो जाएगा इसका। शॉर्ट एंड लॉन्ग टेपर जो होता है आकार देने और रिवेटिंग के लिए, छोटे लंबे पतले सींगों के लिए। 71 का है संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमीनियम की मजबूती बढ़ाने हेतु इनमें सामान्यतः कौन सा मिश्रत्वन तत्व मिलाया जाता है। तो एल्यूमीनियम की मजबूती बढ़ाने के लिए इस पे जो मिलाया जाता है वो होता है कॉपर। ठीक है। जिंक जो यूज करा जाता है वो आपका गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज होता है। क्रोमियम होता है क्रोमाइजिंग के लिए, और निकेल का याद नहीं आ रहा है अभी। 72 नंबर पे देखते हैं हम, स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग क्या लाभ है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होती है, ज़्यादा वो लिस्ट काउंट उसकी बढ़िया होती है, प्रिसाइज रीडिंग देती है वर्नियर माइक्रोमीटर की प्रिसाइज रीडिंग। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कोटिंग प्रक्रिया वाष्प जमाव तकनीक है। ठीक है, वाष्प जमाव तकनीक के बारे में पूछ रहा है, वेपर डिपोजिशन टेक्निक। तो ऑप्शन दे रखे हैं 73 में, वेट कैचिंग ईचिंग है, मैग्नेट्रॉन स्पॉटरिंग है, यही आंसर है मैग्नेट्रॉन स्पॉटरिंग। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, छत और क्लेडिंग अनुप्रयोगों के लिए सामान्यतः किस प्रकार की लेपित सीट का उपयोग किया जाता है। छत और क्लेडिंग के लिए तो कोटेड सीट कॉमनली यूज रूफिंग एंड क्लेडिंग के लिए जो यूज़ करा जाता है वो गैल्वेनाइज होता है। ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील जो होता है उसका यूज़ करा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन में है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉलरेंस सहन सीमा शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो आंसर है यही हो जाएगा 75 का। तो द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डायमेंशन फॉर अ पार्ट, तो किसी भाग के लिए आयामों की स्वीकार्य सीमा जो होती है वो आपका टॉलरेंस कहलाती है। सॉरी, टॉलरेंस इसलिए दिया जाता है, उस शब्द का जो अर्थ है एक्सेप्टेबल रेंज जो होता है डायमेंशन में उस पार्ट का वो होता है, उसका मतलब टॉलरेंस है। 76 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो हाइड्रोलिक सर्किट में पायलट संचालित चेक वाल्व की क्या भूमिका है। चेक वाल्व का पूछ रहा है, हाइड्रोलिक सर्किट में क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बैक फ्लो को, सी हो जाएगा, प्रिवेंट बैक फ्लो अंटिल प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, 76 का जो है सी आंसर हो जाएगा। चेक वॉल क्या होता है, नॉन रिटर्न वॉल की तरह ही होता है, जो एक साइड ही उस पर फ्लो होती है, दूसरे साइड वो जाने नहीं देता, उसमें फ्लैप लगी होती है तो वो बंद हो जाता है दूसरे साइड से जब प्रेशर आएगा। 77 का नियमित आपातकालीन अभ्यास और प्रशिक्षण किस प्रकार कर्मचारियों को वास्तविक आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से क्रिया करने में मदद करते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा आपातकालीन अभ्यास है और प्रशिक्षण किस प्रकार कर्मचारियों को वास्तविक आपात स्थितियों में प्रभावी, तो जब इमरजेंसी होती है तो उस केस में जो भी कर्मचारी हैं उस चीज़ को अभ्यास करने का, तो उस
इसके पीछे का कारण क्या है? आपका डी आंसर हो जाएगा, इनहेंस रिस्पॉन्स स्किल 77 का, क्योंकि उस पर क्या कर रही है, इमरजेंसी कंडीशन दे रहा है। रियल इमरजेंसी है उस केस में, यदि किसी को कुछ करना है, उसके लिए तैयार करना है, तो उसको लोगों को जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताओगे तब तक उस चीज़ को आपातकालीन में वो समझेंगे ही नहीं कि क्या किसको करना है नहीं करना है। कोई निकल गया, पहले ही भाग गया, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसको पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसीलिए ताकि कोई भी इमरजेंसी केसेस आए तो उस केस में हैंडल करके इमरजेंसी जो मतलब दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है तो उस चीज़ को रेड्यूस कम से कम किए हो जाए, जिससे हानि भी कम हो, चोट लगने की संभावनाएं भी कम हो जाती है उसमें। 78 नंबर में, जनरल बियरिंग को स्क्वायर बियरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से बियरिंग की लंबाई व्यास अनुपात क्या होना चाहिए? तो बियरिंग के स्क्वायर बियरिंग कहलाने के लिए तो जनरली आपका जो बियरिंग की लंबाई और व्यास का जो रेशियो होता है तो वो आपका 1 होता है, ठीक है। लेस रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा रखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। उस पर क्या होती है कि किसने का लेस रख देते हो, उसमें फिर दिक्कत आती है, ठीक है। 79 नंबर में देखते हैं, पूर्व ड्रिल किए गए छेद के लिए रीमर का चयन करते समय छेद के आकार के लिए सामान्य नियम क्या है? तो इस पर नियम पूछा है कि जब आप छेद किए हुए जगह पे आप रीमर का चयन करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, क्या नियम है वो पूछा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेम साइज एज रीमर डायमीटर, तो ये नहीं होगा। स्लाइटली लार्जर देन रीमर डायमीटर, ये भी गलत है। स्लाइटली सॉरी, ये बी आंसर हो जाएगा 79 का। स्लाइटली लार्जर, लार्जर नहीं है, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, स्लाइटली स्मॉलर देन रीमर डायमीटर, ठीक है। तो रीमर व्यास जो है थोड़ा सा छोटा होता है, जो ड्रिल डायमीटर जो होता है रीमर से थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे आपका ड्रिल होगा 5 mm का, तो उसकी जो आप रख लो 5 mm का है, तो उसमें जो ड्रिल करी जाएगी 4.8 की करी जाती है, तो वो 4.8 या 4.75 ऐसे होता है, ठीक है। 4.75, 4.75 का होता है, 4.8 का भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो होता है ड्रिल की साइज़ जो होती है रीमर से छोटी होती है, क्योंकि ये रीमर क्या करता है, फिनिश करता है होल को। उस पर क्या, फिनिश के साथ साथ होल का जो साइज़ है वो बड़ा भी हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन में, एक स्वतंत्र 4 जबड़े वाले चक की पिछली प्लेट पर किए गए समायोजन का उद्देश्य क्या है? तो पिछली प्लेट पर जो समायोजन है 4 जो चक पे, उसका मेन उद्देश्य क्या है पूछ रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है, टू चेंज द जॉब लेंथ टू अलाइन विद, हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा बी का, टू अलाइन विद द स्पिंडल। तो स्पिंडल धुरी के साथ संरेखित करने के लिए, अलाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेन उद्देश्य उसका वो होता है कि अलाइन किया जाए स्पिंडल के साथ 4 जबड़े वाले पे, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, भारी मशीनरी उठाने के लिए स्लिंग उत्तोलक का उपयोग करते समय उत्थान की प्रक्रिया के समय सुरक्षा निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तब कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो उस टाइम पे स्लिंग के उपयोग करते समय क्या है, उसमें जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक पूछा है, ठीक है। ये सीलिंग कैपेसिटी और उसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 81 का जो है आपका सी हो जाएगा। 82 है, तंग अंदरूनी वक्रों को काटने के लिए किस प्रकार का स्निप का उपयोग किया जाता है? कटिंग टाइट, इनसाइड कर्व के लिए जो यूज़ कराया जाता है, स्ट्रेट तो होगा नहीं, ठीक है। ऑफसेट भी नहीं होगा। कंपाउंड लीवरेज स्निप ये भी नहीं है, तो बचा ये आपका एविएशन स्निप, तो डी आंसर हो जाएगा। एविएशन स्निप का जो किया जाता है, इंटरनल जो होता है, इंटरनल जो कर्व होते हैं उसको काटने के लिए एविएशन स्निप का यूज़ किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती जबड़ों का उपयोग एक स्वतंत्र 4 जबड़े वाले चक के रखरखाव और दीर्घायु को किस प्रकार प्रभावित करता है?
तो चार जबड़े वाला स्वतंत्र चार जबड़े वाला चक के रख रखाव और दीर्घायु के लिए तो प्रतिवर्ती जबड़ों का उपयोग जो होता है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो है अक्सर अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है, वैकल्पिक सतहें प्रदान करके दीर्घायु को बढ़ाता है, तो ये होता है आपका आंसर एक्सटेंड लॉन्गिट्यूड बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सर्विस। तो वो क्या करता है, दीर्घायु को बढ़ाता है। वैकल्पिक वो सतह भी देता है और उसकी जीवन काल को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में प्लेट किए जाने वाले भागों कैथोड के रूप में बनाया जाता है। तो प्लेट किए जाने वाले भागों में कैथोड के रूप में बनाया जाता है और एनोड सामग्री के बीच डीसी वोल्टेज डाली जाती है। ठीक है, तो अनुप्रयोग शामिल होता है जो, तो ये बेसिकली बात कर रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ठीक है, उसमें एनोड और कैथोड होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की एक होती है, इसमें आपका ये नीचे होता है, फिर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, वैसे करके उसमें जो मेटल कोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी करी जाती है। तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जिसमें एक साइड जो होता है एनोड होता है, दूसरे में कैथोड होता है, और डीसी वोल्टेज का उपयोग करके जो प्लेट की जाने वाली धातु होती है, एक चालक इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है, तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। किसी विशेष अनुप्रयोगों के लिए वाशर का चयन करते समय विशिष्ट रूप से उसके आकार की गणना कैसे की जाती है। किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए वाशर का चयन करते समय विशिष्ट, तो वाशर क्या करता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आकार की गणना करना है, वॉशर के विशिष्ट रूप से उसके आकार की करना है। तो इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर को काउंट करा जाता है, आंसर में दे रखा है डायामीटर ऑफ द स्क्रू एंड थिकनेस ऑफ मटेरियल, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आउटर डायामीटर ऑफ द वॉशर एंड इनर डायामीटर ऑफ द होल, ये तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोड कैपेसिटी का कोई है नहीं मटेरियल स्ट्रेंथ की। ठीक है, और रहता है तो उसका बियरिंग सरफेस बढ़ाने का आएगा। ठीक है, तो आंसर बी है, आउटर डायमीटर ऑफ द वॉशर एंड इनर डायमीटर ऑफ द वॉशर। इसको जब चयन करते हैं उस टाइम इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप यदि ज़्यादा ले लेते हो, कम डायमीटर का लेते हो, तो फिर बैठेगा नहीं वो। 86 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, स्पर गियर के बारे में पूछ रखा है। स्पर गियर की प्रमुख विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य गियर से अलग करती है। तो ये आपका सी आंसर जो है, स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। 86 का टीथ कट एंगल टू द एक्सिस, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। 87 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम, एल्यूमिनियम और स्टील के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। एल्यूमिनियम और स्टील के पूछ रहा है, कौन सा इसमें से गलत ढूंढना है। ठीक है, सत्य नहीं मतलब गलत ढूंढना है। तो एल्यूमिनियम का विशिष्ट स्टील से अधिक होता है, नमी वाली परिस्थितियों में एल्यूमिनियम स्टील की तुलना में बेहतर संरक्षण प्रदान करता है। एल्यूमिनियम हैज बेटर थर्मल कंडक्टिविटी देन स्टील, ये भी सही है। एल्यूमिनियम हैज बेटर मटेरियल देन स्टील, ये भी सही है। कोरोजन रेजिस्टेंस, ये भी सही है। हाँ, ये लेस उसकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टील से। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये नंबर आंसर हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की शीट धातु अपने हल्के भार और उच्च शक्ति से भार अनुपात के लिए जानी जाती है। किस प्रकार की शीट धातु जो है अपने हल्के भार, वेट जो है वो कम होता है लेकिन वो उच्च शक्ति से भार अनुपात के लिए जानी जाती है। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हेवी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ठीक है, तो वो इसमें ब्रास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गैल्वेनाइज आयरन है। ठीक है, तो लाइट वेट का है, तो इन चारों में लाइट वेट तो एल्यूमिनियम का होता है और हेवी हाई स्ट्रेंथ होता है, तो एल्यूमिनियम ही हो जाएगा। ठीक है,
89 इसका शिप बनाने में, एयरप्लेन बनाने में यूज़ करा जाता है एलुमिनियम का। 89 का देखते हैं, एक स्वतंत्र 4 जबड़े वाले चक की पिछली प्लेट के रख रखाव के लिए सामान पर, ये क्वेश्चन अभी पहले था, ठीक है। रख रखाव के सामान्य प्रक्रिया के बारे में पूछ रखा था। तो क्या करता है वो, तो करेक्ट अलाइनमेंट है और प्रॉपर माउंटिंग के लिए, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। उचित माउंटिंग के लिए संरेखन समस्याओं की जांच करें और उन्हें ठीक करें। 90 नंबर क्वेश्चन है, निर्माताओं और भारतीय मानक ब्यूरो ने वी वेल्ट के आयामों को मानकीकृत किया है। वी वेल्ट के जो हैं OBIS ने उसको आयाम को मानकीकृत किया है। 6 बुनियादी प्रतीक हैं, ZABCDE। तो इसमें से विभिन्न क्रॉस सेक्शन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। तो ई सेक्शन बेल्ट की चौड़ाई पूछा है, ठीक है। जो ई सेक्शन की बेल्ट की चौड़ाई है वो आपका 32 mm है। बाकी 6 के लिए हैं, 6 टोटल हैं, 6 में से वी में पूछा है ई सेक्शन के लिए, तो 32 होता है। बाकी 27 का है। ई सेक्शन है 32 का, ठीक है। 8.5 जो हो जाएगा वो जेड हो जाएगा, उसका 3 पॉइंट समथिंग होता है 8। हाँ, तो 8 जेड का हो जाएगा, ऐसे करके। बाकी का है, ठीक है। ये आपका डी का हो जाएगा, ये आपका सी का है। 91 नंबर पे आते हैं हम। स्क्रैपिंग प्रक्रिया के समय उचित रूप से स्क्रैप की गई बियरिंग सतह के लिए प्रति वर्ग इंच संपर्क बिंदुओं का आदर्श संख्या क्या है। स्क्रैप किए जाने पे पूछ रहा है बियरिंग सतह के लिए जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे, प्रति वर्ग इंच में जो संपर्क करता है वो संख्या पूछ रहा है स्क्रैपिंग में, ठीक है। तो वो होता है 20 से 30 होता है पर इंच में, पर स्क्वायर इंच में, ठीक है। 92 नंबर पे आते हैं। हैंड रीमर का कौन सा रीमर है, हैंड रीमर का कौन सा मुख्य रूप भाग जो है मुख्य रूप से छेद के माध्यम से मार्गदर्शन करने का संरेखन के लिए, तो वो पायलट होता है। 92 का ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम 93 नंबर, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वेल्डिंग उपकरण का रख रखाव महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वेल्डिंग उपकरण का रख रखाव महत्वपूर्ण है। वेल्डर को अपनी वेल्डिंग मशीन और सहायक उपकरण का इष्टतम स्थिति में रखने के लिए किन प्रमुख रख रखाव प्रथाओं का पालन करना चाहिए। तो जो वेल्डर होते हैं उनको पूछ रहा है कि कौन से रख रखाव जो है वेल्डिंग मशीन को, सहायक उपकरण को इष्टतम के लिए, मतलब उसको बेहतरीन मेंटेनेंस और उसको अच्छा से रखने के लिए कौन सा प्रथाओं का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर इंस्पेक्ट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए वेल्डिंग इक्विपमेंट का, और डैमेज केबल को देखना चाहिए, इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 93 का। 94 पे आते हैं हम। तो एरोस्पेस उद्योग में एल्यूमिनियम को प्रभावित दिए जाने 2 मुख्य कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, वो तो ठीक है। कनेक्टिविटी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए लोड, हाँ, डेंसिटी इसकी कम होती है। स्ट्रॉन्ग वेट रेशियो, हाँ यही होगा, सी आंसर हो जाएगा। मजबूत अनुपात होता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन था ये, मजबूत वजन अनुपात के साथ निम्न घनत्व का, ठीक है। उसमें लाइट वेट था बस। डेंसिटी देखते हैं तो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। 150 kg के भार को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किया गया कार्य होगा। तो ये आपका जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 150 kg है, उसको 10 मीटर हाइट पर उठाने के लिए कितने जूल का लगेगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वर्क जूल 4.18 1 जूल होता है ना। चलो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। इसका वैसे आंसर जो है 14,700 जूल है। 96 में दिया गया है, ये चित्र दिखाए गए हैं
रात के लेथ मशीन का, ठीक है। अनियमित आकार को वाले वस्तु, अनियमित आकार के लिए जो होता है फोर्जेट जो यूज़ किया जाता है। इसमें ऑप्शन में कौन सा है, बी है। 96 का जो है वो बी हो जाएगा। 3 जो चौक में है क्या होता है, इसमें सिलेंड्रिकल जॉब हो गए हैं, हेक्सागनल जॉब हो गए हैं, उसको पकड़ कॉलेज चेक जो होता है, इसका एसेसरीज होता है, इनमें लगा के यूज़ करा जाता है इनका, ठीक है। मैग्नेटिक चेक भी वैसे एसेसरीज है, ठीक है। लगा के उसके क्या बोलेंगे उसको हम, जो मदद करते हैं ये चेक में लगा के, आप जो सपोर्टिंग टूल जैसे होता है ना, तो उस तरह से इसका भी चेक लगता है अलग से, उसमें आसानी से जॉब को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है फिर उसका। 97 नंबर का सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त सीसा आधारित सोल्डर के मुख्य घटक पूछा है। जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है सीसा आधारित जो सोल्डर यूज होता है, इसका सामान्यतः गलनांक पूछ रखा है, तो आपका हो जाएगा ये सबसे उपयुक्त दिख रहा है। 180 से 190 के बीच पिघलते टीन और सीसा का, तो 97 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। 98 नंबर क्वेश्चन जो है कि सीट मेटल के काम में झुकने और आकार देने, तो सीट मेटल काम में झुकने और आकार देने के लिए स्टोक आवश्यक उपकरण है। स्टोक्स की प्राथमिक विशेषताएं क्या है, स्टोक्स के बारे में पूछा है, क्या प्राथमिक विशेषता है, वे उन्नत मशीनरी की अनुपस्थिति में धातु का आकार देने में कैसे मदद करते हैं। तो यहाँ पे विशेषताएं और दूसरा कैसे मदद करते हैं। तो सीट मेटल काम में 98 का हो जाएगा प्लास्टिक मेकिंग देम लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल। दूसरा स्टैक्स यूज कटिंग मेटल शीट। तीसरा स्टैक्स आर स्टील एनविल दैट प्रोवाइड अ सॉलिड बेस फॉर शेपिंग मेटल मैनुअली। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। स्टैक्स जो होता है स्टील की निहाई होती है, जो धातु को हाथ से आकार देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। 99 नंबर क्वेश्चन में है, एक विशेष माइक्रोमीटर और वी आकार के एनविल का उपयोग करके किस बाहरी स्क्रू थ्रेड पैरामीटर को मापा जाता है। तो वी आकार की जो होती है, ऐसे जो होती है एनविल की, तो वो आपका इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जाता है, तो टी आंसर हो जाएगा। पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड, तो जैसे अब इसकी ये तो आपका स्क्रू पिच गेज होता है, इसके लिए माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, मेजर डायमीटर ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है एनविल जहाँ वी आकार का होता है, स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जाता है उससे। 100 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किस परिदृश्य में हाई स्पीड स्टील की तुलना में ठोस कार्बाइड कटिंग टूल की प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस पर क्या होता है, हाई स्पीड कटिंग एंड प्रिसीजन टर्निंग ऑपरेशन, ये आपका बी आंसर हो जाएगा 100 का, ठीक है। जहाँ पे हाई स्पीड कटिंग और प्रिसाइजली चाहिए होता है, वहाँ पे कार्बाइड टूल का यूज करी जाती है एचएसएस के मुकाबले। 101 नंबर क्वेश्चन पे है, तांबे का कौन सा गुणधर्म इसे विद्युत तारों के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। तो इसमें क्या होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है, डी आंसर हो जाएगा। 102 टिनमैन स्क्वायर का उद्देश्य, टिनमैन स्क्वायर जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। टिनमैन स्क्वायर का यूज जो होता है समकोण को चिह्नित करना और जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। 103 है, कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कच्चा माल आवश्यक नहीं है। तो जो नहीं डाला जाता है, आयरन और उसमें होता है, कोक भी होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है, चूना पत्थर भी होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ड्रिल बिट्स विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं और सही आकार का चयन करना महत्वपूर्ण। आप किसी विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सही ड्रिल आकार का निर्धारण कैसे करते हैं और इष्टतम परिणामों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। तो ड्रिल बिट के बारे में पूछा है कि विभिन्न आकार में उपलब्ध हैं, अलग अलग आकार में उपलब्ध हैं, उसको सही चयन करना है। तो विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सही ड्रिल का निर्माण
या निर्धारण कैसे करेंगे, निर्धारण उसके बारे में पूछा है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा अवेलेबल साइज ओनली फॉर ऑप्शनल रिजल्ट, ये आपका डी हो जाएगा, होल साइज मटेरियल अवेलेबल साइज फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। ठीक है, तो 104 का जो है वो डी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, वेल्डिंग कार्यों में जनरेटर का उपयोग प्रायः वेल्डिंग उपकरण के साथ किया जाता है। तो वेल्डिंग कार्यों में वेल्डिंग उपकरण के साथ किया जाता है, जनरेटर का उपयोग जो है प्रायः। मानक बिजली आपूर्ति के बजाय वेल्डिंग जनरेटर का उपयोग मुख्य लाभ क्या, लाभ पूछा है। ठीक है, मुख्य लाभ क्या है मानक बिजली की आपूर्ति के बजाय वेल्डिंग जनरेटर का। ठीक है, तो विशेष रूप से दूरस्थ या बाहरी सेटिंग, बाहर आप क्या हर जगह पे आप लेके वायर लेके जा सकते हो। और साथ में जनरेटर में क्या होता है कि आपका उसमें उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है वोल्टेज का। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, प्रोवाइड अ पोर्टेबल पावर सोर्स हो गया। ठीक है, दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो आपका ये ए हो जाएगा 105 का। 106 नंबर पे आते हैं। अब इसको क्या है, कहीं भी बाहर ले जा सकते हो, बाहर में आप कहीं भी, वायर हर जगह पे पहुंचा नहीं जाता है वेल्डिंग के लिए, तो हम उसके लिए जनरेटर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, किसी और से कनेक्टेड नहीं होता है, तो ज़्यादा पावर लॉसेस का भी चांसेस कम होता है, इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाती है। पोर्टेबल ऊर्जा स्रोत को प्रदान करता है और विद्युत ग्रिड से स्वतंत्र होता है। ठीक है, 106 नंबर पे स्ट्रेट स्निप और कंपाउंड लीवरेज स्प्रिंग स्निप्स के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो स्ट्रेट स्निप हो गया जो इस तरह का होता है स्ट्रेट स्निप, और कंपाउंड लीवरेज जो है उसके बीच का मुख्य अंतर क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, स्ट्रेट स्निप्स आर लार्जर, उसके बाद स्ट्रेट स्निप हैव ऑफसेट हैंडल, इस पर ऑफसेट हैंडल नहीं है। कंपाउंड लीवरेज स्निप रिक्वायर्ड लेस एफर्ट। हाँ, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। कंपाउंड लीवरेज स्निप में क्या होता है, कम प्रयास की आवश्यकता होती है, जबकि स्ट्रेट स्निप में क्या होती है, ज़्यादा लीवरेज की आवश्यकता होती है। 107 नंबर में द्रव स्नेह का लुब्रिकेंट का पूछ रखा है, लिक्विड लुब्रिकेंट का निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म जो है द्रव द्वारा उसके आकार या उसकी परतों की सापेक्ष गति को बदलने के प्रस्तुत आंतरिक घर्षण प्रतिरोध करता है। तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो उसको क्या करता है, इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को जो होता है उससे दूर करता है। तो 107 का जो है आपका ए हो जाएगा। घर्षण का जो है ना, घर्षण का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तो उसका मेन गुण धर्म पूछा है। तो कोई भी लिक्विड होगा उसमें विस्कोसिटी पाई जाती है, विस्कोसिटी से ही क्या होती है, उसकी डिसाइड होती है विस्कोसिटी, उससे उसका गाढ़ापन डिसाइड होता है। 108 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। 108 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, मोटर की स्पीड और वांछित आउटपुट स्पीड के साथ घिरनी का आकार निर्धारण करने की मानक विधि है। तो ये सीधा सीधा पूछ रखा है, मोटर की स्पीड और जो वांटेड स्पीड मतलब आउटपुट स्पीड है उसके बारे में पूछ रखा है पुल्ली में, तो क्या होगा उसके बारे में मानक विधि क्या है वो सीधा पूछ रखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बेस्ड ऑन मोटर स्पीड एंड इक्विपमेंट स्पीड रेशियो। तो मोटर की स्पीड और उपकरण की स्पीड अनुपात के आधार पर की जाती है। 109 नंबर पे क्या है, सीमेंटेड जोड़ रबड़ और चमड़े के बेल्ट के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जोड़ों में से एक है। सीमेंटेड जोड़ रबड़ और चमड़े के बेल्ट के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले में से एक है। ठीक है, सीमेंटेड जोड़ में बेल्ट सामग्री की कितनी प्रतिशत ताकत होती है, वो ताकत पूछ रहा है। सीमेंटेड जोड़ में बेल्ट सामग्री की कितनी ताकत होती है, तो आपका वो जो ताकत होता है आपका 30 to 40% के आसपास। किसका पूछा है, सीमेंटेड जोड़ में बेल्ट सामग्री की कितनी प्रतिशत ताकत होती है, सीमेंटेड जोड़ में तो 80 to 85% तक होती है। 110 नंबर का जो है, नींव के काम के समय संरचनात्मक घटकों के ऊर्ध्वाधर संरेखण की जांच के लिए कौन सा निर्माण उपकरण सबसे उपयुक्त है। नींव के काम के लिए सो बेस जो तैयार किया जाता है विच इलेक्ट्रिकल इरेक्शन टूल इज बेस्ट सुटेड फॉर चेकिंग वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। फाउंडेशन वर्क के लिए कराया जाता है, उसमें पूछ रहा है
सबसे ज़्यादा जो ऊर्ध्वाधर संरक्षण की जांच के लिए निर्माण सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है स्पिरिट लेवल हो गया, पुली ब्लॉक, क्रोबार, प्लम्बो भी होता है, ठीक है। क्रोबार क्या होता है, किसी हैवी वेट को एक जगह से दूसरे लेवल, स्पिरिट लेवल क्या होता है, उसको फ्लैटनेस चेक करने के लिए या वर्टिकल चेक करने के लिए, तो जनरली लेवल चेक करने के लिए यूज किया जाता है। पुली ब्लॉक क्या होता है, अप डाउन करने के लिए उसका यूज़ करा जाता है। सीधा घिरनी होती है उस पर लगा के, अब रस्सी लगा के उठाने किसी को यूज़ करते हैं। इस पर 111 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 150 mm पिच व्यास वाला एक गियर है जो 300 mm पिच वाले दूसरे गियर के साथ मैचिंग कर रहा है। गियर सिस्टम का वेग अनुपात क्या है, तो इसका जो वेग अनुपात हो जाएगा 300/150, 2:1 हो जाएगा। 2:1 बी में आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्न में से हैंड रीमर और मशीन रीमर के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। हैंड रीमर और मशीन रीमर में, तो हैंड रीमर और मशीन रीमर में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसका हेड में होता है, ठीक है। हाँ देखो वही है, हैंड रीमर में क्या होता है, वर्गाकार शैंक होता है, और मशीन रीमर में वो चीज़ नहीं होती, वो राउंड होता है उसका, या टेपर करके होता है ज़रा सा उसका। 113 नंबर पे देखते हैं, किस प्रकार के वॉशर का उपयोग सामान्यतः भार को बड़े क्षेत्र में वितरित करने और बांधी जाने वाली सामग्री की सतह को क्षति से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। किस वॉशर का पूछ रहा है, टाइप ऑफ वॉशर पूछ रहा है जो बड़े क्षेत्र का, तो उसके लिए जो होती है स्प्रिंग वॉशर होती है या फ्लैट वॉशर होती है। बाहर बांधे जाने वाली बड़े क्षेत्र के लिए, तो बड़े क्षेत्र के लिए जो होता है वो आपका फ्लैट वॉशर होता है, बी आंसर हो जाएगा। 114 नंबर में सीड धातु कार्य में ट्रेमल का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आपका बी हो जाएगा। लार्ज आर्क एंड सर्कल के लिए यूज करा जाता है, बड़े चाप और वृत्त चिह्नित करने के लिए। 115 नंबर का रासायनिक रूपांतरण कोटिंग्स क्रोमेट आधार निम्नलिखित कथन सत्य नहीं गलत पूछ रहा है, इसमें से गलत कौन सा है 4 में से, ठीक है। तो क्रोमेटिंग में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल कन्वर्जन कोटिंग क्रोमेट बेस्ड नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। क्लाइमेट कोटिंग इम्पैक्ट एक्सपेक्शनली हाई कोरोजन, तो ये तो है। क्रोमेट कोटिंग एक्ट इज बॉन्डिंग लेयर ऑफ पेंट फॉर पेंट लीकर, ये भी है। सी जो है, जब कोटिंग नरम अवस्था में होती है तो क्रोमेट कोटिंग भी सिस्टम को प्रदान कर सकती है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्रोमेट कोटिंग जो है वो नेचुरल मतलब प्रकृति में सेक्रीफिशियल नहीं है, और सॉरी सेक्रीफिशियल है इसमें कह रहा है, तो वो नहीं है, इसलिए ये गलत है। 116 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन जो है, आंतरिक वक्र सतहों जैसे कि बियरिंग पर कार्य करने के लिए किस प्रकार का स्क्रैपर सबसे उपयुक्त है। आंतरिक वक्र सतहों पे, तो उसके लिए जो होता है आंतरिक वक्र सतह जो है उसके लिए जो है वक्र मतलब कर्व है, तो उसके लिए हाफ राउंड होगा। हाफ राउंड स्क्रैपर यूज किया जाता है, हुक का करा जाता है, बीच में कहीं पे छूट जाता है उसके लिए यूज़ करा। फ्लैट स्क्रैप जो होता है जहाँ बड़ा सरफेस जो होता है उसके लिए यूज करा जाता है। बड़े सरफेस पे यदि करना है मुझे तो उसके स्क्रैप करने के लिए होता है। और ट्रायंगुलर जो होता है बहुत माइनर जहाँ पे होते हैं वहाँ पर ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज किया जाता है छोटे जगहों पे। तीसरा 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें यंत्र का नाम पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन पे सादे कार्बन स्टील के निर्माण में जो सादे कार्बन स्टील के निर्माण पिघले हुए लोहे में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसके लिए जो होती है कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए ना एनेलिंग जो होता है, सॉफ्टनेस आती है, टेम्परिंग उसमें टफनेस आता है, और
टफनेस को रिलीज किया जाता है। क्विंचिंग मीडिया तो इसको कूलिंग के लिए होती है। तो आपका डी हो जाएगा, डी कार्बोराइजेशन का। कार्बोराइजेशन क्या होता है, कार्बन ऐड करी जाती है। डी कार्बोराइजेशन में क्या होगा कि कार्बन को निकाला जाता है, ये कम करने की पूछ रहा है, ठीक है। तो डी कार्बोराइजेशन हो जाएगा। 119 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मोपचार प्रक्रिया में धातु को उसके क्रांतिक तापमान तक गर्म किया जाता है तथा उसे जल, वायु या तेल में ठंडी किया जाता है? तो एनीलिंग होता है। 119 का एनीलिंग में क्या होता है, क्या पूछा है? कूलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग मेटल इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर रैपिडली कूलिंग। अच्छा, इसको कूलिंग तेज़ी से ठंडा किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सी उसमें उपचार प्रक्रिया में धातु को क्रांतिक तापमान तक गर्म किया जाता है तथा उस जलवायु इस पे ठंडा किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। तो वो आपका क्विंचिंग होता है। मैं क्वेश्चन अलग थोड़ा समझ गया था, ठीक है। 20 नंबर का 120 नंबर पर अधिकांश सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य तापन माध्यम क्या है? तो सिरामिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट ही होता है, ठीक है, कि गैस से तो करी नहीं जाती है, इंडक्शन हीटिंग नहीं है। तो क्या होता है, सामान्यतः पूछ रहा है। तो सामान्यतः जो यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट यूज़ करा जाता है, ठीक है। 121 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से सुरक्षा उपकरण विद्युत प्रणालियों में भूदोष से सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। सुरक्षा उपकरण जिसमें विद्युत प्रणालियों में भूदोष से सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसके लिए हो जाएगा ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर होगा, क्योंकि ये फ्यूज जो होता है हाई वोल्टेज आ जाएगा, उस पर कट जाएगा। सर्किट ब्रेकर भी वही करता है, डाउन हो जाता है। सर्ज प्रोटेक्टर भी वही करता है, बाकी तीनों के जैसे। इस पे के बस ये इस पे वायर यूज करी जाती है। ये सर्किट ब्रेकर होती है, स्प्रिंग लगी होती है, उस पर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी, उसको करके वो डाउन कर देता है। बाकी ये ग्राउंड के लिए पूछ रहा है, तो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर इंटरप्टर हो जाएगा। 122 नंबर में यांत्रिक संयोजन में वाशर का उपयोग करते समय यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक संयोजन में वाशर का उपयोग करते समय यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए विधि पूछ रहा है, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें, तो लार्जर डायमीटर के जो वाशर होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, बड़े व्यास वाला वाशर प्रयोग करना। 123 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कच्चे लोहे के उत्पादन के समय ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी में चूना पत्थर मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चूना पत्थर मिलाने का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो इम्प्योरिटी जो होती है उसको हटाने के लिए किया जाता है, अशुद्धियों को धातु मल के रूप में हटाना। 124 में पूछा है माइल्ड स्टील का पूर्ण सीट का मानक आकार पूछा है, ठीक है। तो आपका 1219 इंटू 2438 mm होता है माइल्ड स्टील का, ठीक है। माइल्ड स्टील का जो होता है पूर्ण सीट का मानक आकार जो होता है 1219 इंटू 2438 mm में होता है। 125 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी रस्सी का उपयोग उच्च भार क्षमता और निर्माण कार्य में किया जाएगा जिसमें न्यूनतम विस्तार दीर्घाकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उच्च भार क्षमता के लिए कह रहा है, ठीक है। उच्च भार क्षमता के लिए जो हम उपयोग करेंगे उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है वायर रोप, सीसल रोप। हेवी वेट के लिए पूछ रहा है, हेवी वेट के लिए ये तो यूज ही नहीं करे जाएंगे, तो वायर रोप के यूज किया जाता है, इसको स्लिंग बोलते हैं। 126 नंबर पे क्या है, निम्न में से आवासीय विद्युत मेंस के लिए सामान्य वोल्टेज का स्तर कौन सा होगा? 230। विद्युत मेंस के लिए सामान्य वोल्टेज का स्तर कौन सा होगा? तो 110 वोल्ट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। 110 वोल्ट तो होता ही नहीं है, सिंगल फेज में है ना,
आवासीय विद्युत मतलब घर के लिए जो यूज करते हैं रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिकल में सिंगल पेज का होता है, 220 वोल्टेज होता है उसमें, 230 वोल्टेज का। 127 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टिप टूल सॉलिड टूल के बीच चयन उत्पादन क्षमता उत्पादन दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टिप टूल और सॉलिड टूल में। ठीक है, तो टिप टूल में क्या होता है उसको बार बार हम चेंज कर सकते हैं इजीली। सॉलिड टूल में क्या होता है कि खराब हो गया तो फिर उसमें दिक्कतें आती हैं। तो इस पर टिप टूल क्या होता है, ऑफर फास्टनर इफिशियंसी होती है और ड्यूटी क्विक इंसर्ट और रिप्लेसमेंट। तो मैंने जैसे कहा कि उसको बार बार तुरंत से हम चेंज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सॉलिड टूल में वही दिक्कत आती है। 128 नंबर पे आते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में है ये। न जलने के लिए अनुशंसित उपचार क्या है, जो लाल और दर्दनाक है उसमें, लेकिन उसमें छाले नहीं पड़ते हैं। छाले नहीं पड़ते हैं तो उस पर आपका हो जाएगा ठंडे पानी में डुबो दिए जाने पर छाले नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बाकी इसमें बटर ऑयल डालते हो तो सीधा जल जाएगा, उसमें फोफड़े आ जाएंगे। सूखी ड्रेसिंग तब भी आ जाएगा, सीधा बर्फ़ लगा जाएगा तो आदमी मर भी सकता है उस पर। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। गैस वेल्डिंग में गैस सिलेंडरों के संचालन के संबंध में सावधानी। गैस वेल्डिंग में गैस संचालन के लिए पूछ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, स्टोर सिलेंडर इंडोर यूज एनी टाइप ऑफ गैस सिलेंडर फॉर वेल्डिंग ना, लीव सिलेंडर ओपन व्हेन नॉट इन यूज। हाँ, ये आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 129 का जो है डी आंसर हो जाएगा। जब आपका उपयोग में नहीं होगा सिलेंडर को सीधे रखें, सीधा हमेशा रखना है और गर्मी से दूर रखना, नहीं तो क्या गर्मी भी ज़्यादा आएगी तब भी वो फट सकता है। सीधा नहीं रखोगे उस केस में भी वैसा ऐसे दिक्कत आ सकती है। बाकी ये हीट तो चाहिए ही नहीं किसी भी हालत में, नहीं तो वो फट सकता है। 130 नंबर, जब किसी वस्तु को उसके मुख्य अक्ष के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो किस प्रकार का प्रक्षेपण प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड। कौन सा टाइप का प्रोजेक्शन जो है आता है जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड ऑन टू ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इस प्रिंसिपल एक्सिस। तो आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफिक है, प्रोस्पेक्टिव है, सॉरी पर्सपेक्टिव है, एक्सोनोमेट्रिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में उसको करा जाता है, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्शन का प्रक्षेपण का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम जो है ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, 3D होता है। बाकी इसके बारे तो इतना दिया नहीं है, दोनों के बारे, ये दोनों के बारे ही ज़्यादातर दिया हुआ है ड्राइंग्स में। 131 में देखेंगे जनरल बियरिंग के हाइड्रोस्टेटिक स्नेहन के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जनरल बियरिंग के बारे में पूछ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक स्नेहन के लुब्रिकेशन का पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेट जनरल बियरिंग है ऑल्सो कोल्ड एक्सट्रीमली नहीं हो जाएगा ये। दूसरा जो है हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग को स्वक्रियाशील बियरिंग भी कहा जाता है, तो आंसर जो है बी है। हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एक्टिंग बियरिंग होता है। सत्य नहीं है पूछा है ना, तो ये तो सही है, इसको सेल्फ एक्टिंग बियरिंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये आपका गलत है। तीसरा नंबर जनरल बियरिंग आ रहा है ऐसा कोस्टलर देन हाइड्रोडायनामिक कारपेंटर, तो ये सही है। हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग डज नॉट पोसेस स्टार्टिंग फ्रिक्शन, ये भी सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, बी आपका जो गलत है। हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एक्टिंग बियरिंग नहीं कहा जाता है उसको। 132 नंबर, निम्नलिखित में पूलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित धातु का गुणधर्म कौन सा है। तो ये हो जाएगा हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाएगा। रोट आयरन कमेंट में आप जो है थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो वो आता है, उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, पुडलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित धातु का प्रमुख गुणधर्म कौन सा है।
रॉट आयरन में तो ब्रिटलनेस, लो मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस का तो नहीं होगा, कोरोजन, क्योंकि मेल्ट उस पर क्या आता है कि मेटल यदि है, लोहा है, तो उस पर रेजिस्टेंस का कोई, कोरोजन का कोई मतलब ही नहीं यदि उस पर कोटिंग नहीं है तो, ठीक है। ब्रिटलनेस तो होता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का भी नहीं है। डी और ए, सो हाई डक्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका हाई डक्टिलिटी दिया हुआ है। 133 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु लोहे के गैल्वेनीकरण में सेक्रिफिशियल एनोड के रूप में उपयोग की जाती है। तो कॉपर की यूज करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज सेक्रिफिशियल एनोड इन गैल्वेनाइजिंग, सॉरी आयरन का गैल्वेनाइजिंग करने के लिए जिंक का यूज किया जाता है, ठीक है। 134 नंबर पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग के में सुरक्षा के लिए कुछ खास बातें होती है। इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग में जो कुछ खास बातें होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए? तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, गैस मास्क का उपयोग करना चाहिए, उसमें तो उतनी ज़्यादा आएगी नहीं इसलिए इसका जरूरी नहीं है। हमेशा धूप का चश्मा पहने, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक में है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, उसमें वो ग्राउंड किया होना होना चाहिए, नहीं तो उससे करंट लग सकता है, ठीक है। 135 नंबर का क्या है, एक स्वतंत्र 4 जबड़े वाले चक्के जबड़ों को समायोजित करने समय निम्न में से कौन सा एक प्रमुख विचारणीय बिंदु है? उसको जब हम एडजस्ट करते हैं उस टाइम पे, समायोजित करने टाइम पे कौन सा एक प्रमुख विचारणीय बिंदु है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, टाइटन जो टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, बी है आपका एडजस्ट इच जो इंडिपेंडेंटली फॉर सेंटरिंग, तो आपका बी जो है आंसर हो जाएगा एडजस्ट इच जो। तो उचित केंद्रीकरण के लिए प्रत्येक जबड़ों को स्वतंत्र रूप से समायोजित करें। 136 क्वेश्चन देखते हैं, फैब्रिकेशन में विभिन्न प्रकार के धातु जोड़ों जैसे बट जोड़ हो गया, लैप जोड़, कॉर्नर जॉइंट हो गया, उपयोग किया जाता है। तो लैप जोड़ की मुख्य विशेषता क्या है? लैप जोड़ के बारे में, लैप जॉइंट के बारे में पूछा है, सामान्यतः इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक के ऊपर ओवरलैप 2 पीसेस इजी टू अलाइन, ओवरलैप फॉर लार्जर सरफेस एरिया स्टोन, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ओवरलैप 2 पीसेस इजी टू अलाइन 136 का जो है वो ओवरलैप फॉर लार्जर सरफेस स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, तो आपका बी आंसर हो जाएगा कि इसमें एक ही दे रखा है और इसमें 2 हैं, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी देखनी है, प्रायोरिटी के हिसाब से बी दे रखा है, ठीक है। आंसर ओवरलैप फॉर लार्जर सरफेस एरिया स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। 137 नंबर में क्या है, दृढ़ ड्राइव पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजिड ड्राइव। तो रिजिड ड्राइव जो होता है वो, रिजिड मतलब थोड़ा सा दृढ़ हो गया या फिर टाइट कह लो, ठीक है। तो इसका जो गियर का होता है, गियर का ड्राइव जो होता है वो थोड़ा टाइट या रिजिड होता है, दृढ़ होता है, ठीक है। बाकी ये तो ईजी है, रोप के, चैन के और बेल्ट के। 138 में देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रणाली में किस प्रकार का द्रव युग्मक प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना टॉर्क व लागू संचरण सुनिश्चित करता है। हाइड्रोलिक प्रणाली में किस प्रकार का द्रव्य युग्मन प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना टॉर्क को संचरण सुनिश्चित करता है? तो हाइड्रोलिक क्लच जो होता है उस पर, हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक क्लच होता है जो कि फ्लूइड को कपलिंग इंश्योर करने का, टॉर्क ट्रांसमिशन बिना डायरेक्शन का फिजिकल कांटेक्ट बनाए हुए हाइड्रोलिक क्लच में उस चीज़ को, संचरण को सुनिश्चित करता है। तो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। 139 में हम देखते हैं, तो 139 में है, बेल्ट ड्राइव में प्रयुक्त बेल्ट पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय गुणधर्म है? बेल्ट ड्राइव में पूछ रहा है, प्रयुक्त बेल्ट ड्राइव में पदार्थ का जो होता है वांछनीय मतलब क्या है? डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो होता है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द बेल्ट मटेरियल शुड हैव लो कोफिशिएंट फ्रिक्शन, तो ये आपका नहीं होगा। द बेल्ट मटेरियल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी आंसर हो जाएगा इसका।
सी में क्या दे रखा है, लो वेयर रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। बेल्ट मटेरियल शुड बी रिजिड, ये भी नहीं होगा। तो पी आंसर हो जाएगा। बेल्ट पदार्थ में उच्च तनन समर्थ होनी चाहिए, तभी जाके वो सही चलेगी, नहीं तो फिर पता चलेगा टाइट हुई तो वो टूट जाएगी फट से। निम्नलिखित में से कौन सी निरपेक्ष इस सयांता, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट पूछी हुई है, ठीक है। तो उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 141 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु अलौह मानी जाती है और विशिष्ट रूप से संचारण प्रतिरोध की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग, तो अलौह मानी जाती है। इस पे देखोगे तो आपका कॉपर होता है जो अलौह धातु, बाकी सारे आयरन हैं। ये नॉन फेरस मेटल, बाकी सारे फेरस मेटल है, सब में लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको शब्द को समझना है। बाकी अब अलौह धातु मानी जाती है, यहीं से आप लगा लो, ठीक है। बाकी संचारण प्रतिरोध करती है, तो आपका कॉपर हो गया। 142 नंबर में निम्न में से कौन सी घिरनी को संचालन के समय बेल्ट को कसने या ढीला करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आपका वो जोकी पुली होता है, वो एक्स्ट्रा लगा होता है साइड से, जिसमें उसको आप एडजस्ट करके उसको ढीला या टाइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे घिरनी का बोल रहा है ना, तो आपका जोकी पुली होता है जो उसको डिज़ाइन करा गया है, मतलब ढीला करने की अनुमति के लिए। 143 में है, औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्टील की तुलना में एल्युमिनियम का उपयोग प्राथमिक लाभ निम्न में से कौन सा है, तो औद्योगिक अनुप्रयोग में स्टील की तुलना में एल्युमिनियम, इसकी क्वेश्चन थी आगे, ठीक है। क्या होता है ये तो होता है लोअर वेट, ये भी होता है बेटर मशीनेबिलिटी, ये भी होता है। प्राथमिक लाभ निम्न में से कौन सा है, प्राथमिक लाभ पूछा हुआ है, ठीक है। इसका वेट ही कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बेटर मशीनेबिलिटी भी होती है, पर कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज देना है तो लोअर वेट होता है, ठीक, लाइट वेट होता है एलुमिनियम का। 144 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम, तो पिघलने की प्रक्रिया के समय एक क्यूपोला भट्टी में सामान्यतः तापमान जो है सीमा बनाए रखी जाती है, तो क्यूपोला फर्नेस के बारे में पूछा है। इस पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। 145 नंबर क्वेश्चन में सामान्य प्रयोजन ट्विस्ट ड्रिल मरोड़ी वेदनी के लिए मानक बिंदु कोण क्या है और यह कोण ड्रिलिंग को कैसे प्रभावित करता है, तो सामान्य प्रयोजन के लिए पूछा है कि ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसका मानक बिंदु क्या होता है, फिर ये और कोण ड्रिलिंग को कैसे प्रभावित करता है, तो वो आपका जो होता है ट्विस्ट ड्रिल का मानक बिंदु कोण होता है 118 डिग्री होता है, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द है आसन थ्रेड पर संगत बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्णन करता है, जिसे स्क्रू अक्ष के समांतर मापा जाता है, तो व्हाट टर्म डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, एक से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो वो आपका पिच हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल मेजर पैरेलल टू द स्क्रू एक्सिस, ऐसे ऐसे हो जाए, तो यहाँ से यहाँ का पूछ रहा है। पैरेलल एक्सिस जो हो जाएगा क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ स्क्रू थ्रेड, ये एक्सिस हो जाएगा इसके पैरेलल यहाँ पे, ठीक है। तो आपका पिच हो जाएगा। घूमने का जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको लीड मिलेगा, डेप्थ का होता है, तो ये यहाँ से लेकर ये जैसे ऐसे मान लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब बात होता है तो ये आपका डेप्थ होता है। डायमीटर जब ऐसे आएगा तो यहाँ टॉप से लेकर यहाँ नीचे तक ये आपका डायमीटर हो जाएगा। सीट धातु के हस्त खांचे के लिए विशिष्ट विनिर्देश क्या है, तो व्हाट इज़ द टाइपिकल स्पेसिफिकेशन फॉर हैंड ग्रुप इन सीट मेटल वर्क, स्पेसिफिकेशन पूछा है हैंड ग्रुप्स का जो सीट मेटल में होता है उसका, ठीक है। तो इसका जो होता है 2 से 5 mm गहरा होता है। 148 का देखेंगे हम, तो 148 में देखते हैं तेज किनारों और खुरदरी सामग्री से निपटने समय किस प्रकार के दस्ताने पहनने चाहिए, तो तेज किनारे जहाँ पे होंगे वहाँ पे लेदर और जहाँ शार्प एजेज होते हैं या रफ मटेरियल यूज करना होता है, चमड़ा या मोटा कपड़ा पहना जाता है, ठीक है। 149 पर देखते हैं, तो क्यूपोला भट्टी का फिर से है, व्हाट इज़ द मेन फ्यूल इन क्यूपोला फर्नेस,
तो मेन फ्यूल जो होता है क्यूपोला फर्नेस का जनरेट द नेसेसरी हीट फॉर मेल्टिंग। तो इस पे जो यूज़ करा जाता है कोक यूज़ करा जाता है क्यूपोला फर्नेस पे। ब्लास्ट फर्नेस पे भी कोक ही होता है, ठीक है। और वुड तो यूज़ ही नहीं करा जाता है, गैस से भी नहीं होता है। चारकोल का उस पर जो होती है चारकोल का यूज़ करा जाता है, लूब्रिकेंट पे कहीं पे यूज़ करा जाता है, ठीक है। अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह संशोधन तकनीक में घटक को गैस या तरल माध्यम में उत्पन्न नाइट्रोजन के संपर्क में लाया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस मॉडिफिकेशन, तो सरफेस मॉडिफिकेशन पूछा है। टेक्निक कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिंग द कंपोनेंट टू नेसेंट नाइट्रोजन इन ए गैसियस और लिक्विड में नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है। तो तरल माध्यम में बोल रहा है संपर्क में लाया जाता है, तो कौन सा प्रोसेस करा जाता है, ठीक है। तो आपका नाइट्रेटिंग हो जाएगा। उस प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में करके उसको संपर्क में लाया जाता है, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन थे और बाकी रफ पेज इधर आए हुए थे। तो क्वेश्चन कैसा एक्सप्लेनेशन रहा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अगले इस तरह के वीडियो भी बनने प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर बताएं कि किस तरह का वीडियो लगा। धन्यवाद।